नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित देशों के श्रेणी में खड़ा करने का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत 2047 का सपना साकार होने के लिए काफ़ी कुछ कार्य करना बाकी है। खास बात यह है कि जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रा जिसको हम बोलते हैं, वो जितना मजबूत होगा, भारत उतनी तेज़ी से तरक्की करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में एक स्कीम लॉन्च की थी कि सबका अपना घर होना चाहिए, हाउसिंग फॉर ऑल, 2022 तक उस योजना को भी पूरा होना था। हाउसिंग के क्षेत्र में एक दिग्गज कंपनी है सिग्नेचर ग्लोबल, जिनके काफ़ी काम चल रहे हैं। उनके को फाउंडर और एमडी प्रदीप अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का ये सपना साकार हो सकता है और पिछले 11 साल में सरकार ने इस क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। अग्रवाल साहब, शुरुआत तो मैं इसी से करता हूं कि हाउसिंग फॉर ऑल की जो स्कीम थी, आपने काफ़ी मकान बनाए पुअर वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, और सबका घर हो अपना, ये सपना क्या साकार हो चुका? जो 2022 का लक्ष्य था, बाद में शायद इसको 2025 तक रखा गया था, या उसमें अभी क्या होना बाकी है? देखिए, इस देश की आज़ादी के बाद कभी भी अगर कोई गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा सीरियस हुई है तो मुझे लगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई 2014 में। उसके बाद उनके जो पहले 5 मिशन थे उनमें हाउसिंग फॉर ऑल नंबर 1 पर था। क्योंकि किसी भी देश को अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी परिवार को उसके घर में होना ज़रूरी है और उसको एक जॉब कम से कम मिलना ज़रूरी है। तो जो 2014 का हाउसिंग फॉर ऑल का मिशन था वो काफ़ी सक्सेस रहा। लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को उसके अंतर्गत मकान मिला। और अभी भी जो योजना है हाउसिंग फॉर ऑल की वो कंटिन्यू है, क्योंकि ये जो मिशन अब कंटिन्यू हो रहा है 2047 तक, जिसका विकसित भारत के बारे में जिसका प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि 2047 जब हो तो हमारा राष्ट्र जो है वो विकसित भारत में कन्वर्ट हो। और जब भी आप किसी विकसित भारत की बात करते हैं तो मुझे लगता है वहाँ पर वही एक ज़रूरी चीज़ कि हर सर पर एक छत हो और हर परिवार को एक जॉब मिनिमम मिली हो, जब भी हम एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। तो आई थिंक सो इस दिशा में जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है वो काबिले तारीफ़ है और आई होप कि आने वाले वक्त में और भी बेहतरीन चलेगा ये। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, जब तक वो पूरी नहीं होंगी तो विकसित भारत का सपना नहीं देख सकते। आपने गुड़गांव में काफ़ी काम किया है मकानों के लिए। रियल एस्टेट क्षेत्र की क्या भूमिका आप देखते हैं विकास में? देखिए, हम लोग हरियाणा में गुरुग्राम से ज़्यादा फोकस्ड हैं। जो हरियाणा का अफोर्डेबल हाउसिंग मिशन रहा वो पूरे देश का मॉडल मिशन है। लगभग 1,25,000 से ज़्यादा परिवारों को यहाँ पर इस अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत घर मिले हैं। मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसी है जिस तरह हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ये पूरे देश में होनी चाहिए। एंड जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है, मुझे लगता है अगर वो इन्हें और थोड़ा प्रमोट करे तो देश के कोने कोने में इसकी डिमांड है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो कॉमन मैन है उसको अपना घर दे सकती है। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था प्रदीप जी, कि जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें रियल एस्टेट जो क्षेत्र है उसको आप कहाँ पाते हैं, क्या भूमिका देखते हैं उसकी? देखिए, ये पिलर है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में आज भी रियल एस्टेट सेक्टर लगभग 8% से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा वर्कर हैं जिनको जॉब मिलती है। आने वाले वक्त में भी आप ये मान के चलिए कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है जो अभी लगभग 500 बिलियन के नियर अबाउट है, वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा 2030 तक होने वाला है और लगभग 2045 तक इसे 10 ट्रिलियन तक जाने की उम्मीद है। तो ऐसे में इस देश की अर्थव्यवस्था में अगर कोई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा कृषि क्षेत्र के बाद, तो मुझे लगता है वो रियल एस्टेट होगा। हाँ, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, जब आप मकान बनाते हैं तो उसके अंदर हर आइटम उसमें लगता है, हर इंडस्ट्री को उससे बढ़ावा मिलता है। देखिए, लगभग 62 से ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे बेनिफिटेड हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार मिलता है, एमएसएमई और एसएमई उनको बहुत काम मिलता है इससे। तो रियल एस्टेट तो इस देश की बैकबोन है और उस बैकबोन की बैकबोन है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लास्ट 10 सालों में हुआ है या अभी भी चल रहा है, वो मुझे लगता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा पिलर बनने वाला है। बिल्कुल, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। और साथ में जैसे आपने कहा कि जो हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं, वो तो बुनियादी जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो तो पूरी हो ही गई। गुड़गांव जैसे जगह हम पर बैठे हैं, ज़मीन की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और जब आप विकसित भारत की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठना चाहिए। केवल ये नहीं कि एक छत हो गई, अच्छे मकान होने चाहिए। और आपने भी शायद अपने आप को इसलिए चेंज किया है, मिड और प्रीमियम सेक्टर के अंदर भी मकानों का जो निर्माण वो आरंभ हुआ है। सो देखिए, हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। ऐसे में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ी है, उस रॉ मटेरियल में लैंड भी आती है, स्टील सीमेंट या जितने भी चीज़ें और हैं, लेबर कॉस्ट है, वो सभी इंक्रीज़ हुई है। तो ऐसे में अफोर्डेबल घरों को बना पाना थोड़ा सा अनअफोर्डेबल हुआ है। तो ऐसे में हमारा ध्यान थोड़ा मिड इनकम सेगमेंट की तरफ गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में अगर कभी भी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ज़रूर अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया विचार है ये। पिछले सवाल पर लौट कर आता हूँ। आपने कहा कि जो पॉलिसी हरियाणा सरकार ने बनाई है वो पूरे देश में होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपसे वो पॉलिसी जानना चाहूँगा कि जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं और केंद्र सरकार तक वो पॉलिसी पहुँचे, कि क्या पॉलिसी है। सो हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो 2014 में इम्प्लीमेंट की गई, उसके अंदर 60 मीटर तक के मकान की अवेलेबिलिटी थी, जिसके अंदर एक प्राइस को लॉक किया गया था। जब ये लॉन्च की गई थी तो 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया पर लॉक किया गया था। आज उसका जो प्राइस है वो हरियाणा गवर्नमेंट का 5,000 रुपये स्क्वायर फीट है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से डिमांड इसकी बनी, उससे उसकी सप्लाई उस तरीके से बन नहीं पाई। और उसका बेसिक रीज़न है कि खास करके ये जो सेगमेंट है 25 से 50 लाख रुपए के मकानों का, क्योंकि आज इस देश में जो अर्बनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। लगभग आप देखिए, इस देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो शहरों में या शहरों के करीब में आके रहना चाहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन यहाँ पर है, लेकिन मकानों की सप्लाई उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो ऑल अक्रॉस द सेगमेंट टोटल 25,000 के नियर अबाउट टोटल घर हम एक साल में सप्लाई कर पाते हैं। तो आप समझिए कि इतना बड़ा दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम इतना प्रोमिनेंट एरिया, जबकि आप देखें तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा घर इस वक्त सप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो गुरुग्राम सबसे बड़ा मेजर सप्लायर है और उसका भी जो नंबर है वो लगभग 25,000 है, जो मुझे लगता है बहुत कम है। तो ये जो पॉलिसी है हरियाणा गवर्नमेंट की, ये हर स्टेट में लागू होनी चाहिए और ख़ास करके दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट भी है, बीजेपी गवर्नमेंट भी है और दोनों गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट में सेम है। तो आपके माध्यम से मेरा एक सुझाव होगा कि एक लैंड पूलिंग पॉलिसी जो काफ़ी टाइम से अवेटेड है, उसके ऊपर कोई फैसला अभी तक हुआ नहीं है या उसका ऑलरेडी कार्यक्रम चालू है। सो उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का एक प्रॉपर जोन रखना चाहिए। देखिए, आज अगर किसी भी कंट्री की बात करें, चाइना की बात करें या सिंगापुर की, वो अफोर्डेबल हाउसिंग के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। ऐसे में कुछ ऐसे जोन बनने चाहिए, बड़े जोन, जहाँ पे लगभग 50 एकड़ या 100 एकड़ की सिंगल टाउनशिप जो केवल अफोर्डेबल स्पेसिफिक हों, और ऐसे डेवलपर्स जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग में काम किया है उन लोगों को वो काम दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो सप्लाई की सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, सप्लाई कंस्टेंट हुई है, ये कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो पाएगी। क्योंकि आप समझिए, जब तक कॉमन मैन, खास करके ऐसा पर्सन जिसकी हाउस होल्ड इनकम 50,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये के बीच में है, जो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर 50,000 से 75,000 रुपये के बीच में पैसा कमाते हैं और उनकी ईएमआई अगर 15 से 20,000 रुपये है, तभी वो मकान ले सकते हैं। इससे ज़्यादा के ऊपर उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो ऐसे में इसका प्रॉब्लम क्या होती है इससे, कि जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं वो डेवलप होने लगती हैं, ऐसे एरियाज़ डेवलप होने लगते हैं जहाँ पर ना प्रॉपर बिजली है, ना सीवरेज प्रॉपर है, ना वाटर प्रॉपर है। तो ये बल्कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर मैकेनिज़्म से घर बनने चाहिए। तो मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग एक सबसे बेहतरीन जरिया है जो इसके माध्यम से लोगों को घर दिए जा सकते हैं। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं।
प्रदीप अग्रवाल जी जो सिग्नेचर ग्लोबल के को फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए। सरकार, मैं समझता हूं या मेरा ये मानना है कि सरकार उनके सुझाव की तरफ ध्यान देगी और साथ में आपको भी सरकार अगर शामिल करे अपने साथ, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ जो आपने झुग्गी झोपड़ियों की बात की, तो सरकार की एक योजना है जहां झुग्गी वहीं मकान। तो ऐसी योजना में आप जैसे जो विशेषज्ञ हैं उनको सरकार को शामिल करना चाहिए। और दिल्ली सरकार की आपने बात की अग्रवाल साहब, यहाँ की जो सोसाइटीज़ का एक सेक्टर है पूरा, ख़ासतौर से प्रीत विहार, द्वारका, रोहिणी, शालीमार बाग, अब इसमें रीडेवलपमेंट की बात चलती है, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या स्कोप देखते हैं उसमें? देखिए, वर्ल्ड में कोई भी अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो उनकी सबसे बेहतरीन मेट्रो सिटीज़ होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली इस चीज़ में थोड़ा चूकी है। आप ये देखिए कि दिल्ली के सबब्स हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड हो गए हैं और दिल्ली जो है वो पीछे रह गई है। तो अब जब से ये नई गवर्नमेंट बनी है, बहुत मुझे उम्मीद है कि जितनी भी ऐसी रीडेवलपमेंट की कॉलोनीज़ हैं या और भी जो लैंड पूलिंग से रिलेटेड काम हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे होंगे। जो हमारे अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये एक टीओडी पॉलिसी है उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए सुझाव मांगे हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके की एनर्जी उनकी हरियाणा में रही है, 10 साल तक यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग में बेहतरीन काम उन्होंने किया है, उसको देख के मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में दिल्ली के लोगों को भी ज़रूर ये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी और साथ में ऐसी सोसाइटी जो रीडेवलप्ड हो सकती हैं, क्योंकि वो जो सोसाइटीज़ हैं वो आज बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ के लेवल पर नहीं रही हैं, वहाँ पर और बहुत कुछ बेहतरीन बन सकता है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देती है तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मौका है डेवलपर्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, और ख़ास करके ऐसे लोग जो पहली बार अपना घर खरीदना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये बात मैं भी बोलना चाहता था, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल जी और उनकी पॉलिसी की आपने तारीफ़ की, तो निश्चित तौर पर वो केंद्र में मंत्री हैं तो उसका लाभ पूरे देश को मिलना चाहिए। एक सवाल और उठता है आखिरी मेरे दिमाग में, जब हम विकास की बात करते हैं या ये देखते हैं कि मेट्रो सिटीज़ के पास लोग बसना चाहते हैं, दूसरा इसका पहलू ये भी है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जो दूसरे गाँव और शहर हैं उनको भी इस दौड़ में लाकर विकसित किया जाए कि लोग जो हैं मेट्रो सिटीज़ की तरफ ना भागें, क्योंकि इससे पर्यावरण असंतुलन का एक खतरा पैदा होता है। उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है, मैं इस सवाल को आपको इस तरह के से लूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज देखिए जिस तरीके के रोड्स डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके के नेशनल हाईवेज़ डेवलप हो रहे हैं, उससे जो शहर हैं वहाँ तक आने की लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। अब आप देखिए कि गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निकाला गया है, ऐसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे वो काफ़ी बड़ा एक्सप्रेसवे निकाला गया है। तो ऐसे में आज अगर कोई ट्रैवल टाइम पूछे किसी सबब में जाने का तो वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसी किसी भी योजना को लागू करती है हाईवेज़ के किनारे तो मुझे लगता है वो सक्सेस होगी। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज अगर लोग टीयर 2 सिटीज़ से या टीयर 3 सिटीज़ से अगर सभी लोग मेट्रो सिटीज़ की तरफ आने लगेंगे तो यहाँ पे असंतुलन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके की प्लानिंग गवर्नमेंट इस वक्त प्लान कर रही है, अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो मुझे लगता है शायद वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर दोबारा से मैं रिपीट करूँगा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है वो स्टेट लेवल पर ना होकर नेशनल लेवल की होनी चाहिए, जिससे जो लोग टीयर 2 में या टीयर 3 में भी रह रहे हैं उन लोगों को अगर मकान वहाँ होगा तो जॉब भी वहाँ मिलेगी, और उस मकान के बनने से जो जॉब की अपॉर्चुनिटी पैदा होंगी उससे मुझे लग रहा है एम्प्लॉयमेंट जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, आपको क्या लगता है एक बिल्डर के तौर पर कि किस प्रकार का बिल्डर्स के सरकार का सहयोग होना चाहिए आप लोगों के साथ? देखिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस मुझे लगता है इस देश की अब ज़रूरत है, क्योंकि आज किसी भी सिस्टम में फंस के अगर किसी भी डेवलपर को या किसी भी इंडस्ट्री को टाइम लगता है तो उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। ना उससे देश को फ़ायदा है, उस जो बिजनेसमैन है उसको तो ऑफ कोर्स फ़ायदा नहीं है, और जो सामने कस्टमर है उसको भी नुकसान ही है। तो अल्टीमेट इसका पूरा का पूरा नुकसान इस देश को है। तो ये मैकेनिज़्म बनना चाहिए कि सिंगल विंडो क्लियरेंस और एक टाइम लिमिट के अंदर जितनी भी अप्रूवल्स हैं वो इन प्लेस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इस देश की तरक्की का बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अग्रवाल साहब। श्री प्रदीप अग्रवाल जो
सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कई सुझाव दिए। खास सुझाव उनका ये था कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है या हाउसिंग सेक्टर के लिए जो योजना बननी चाहिए वो राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, ना कि किसी राज्य विशेष के लिए, क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पर किसी योजना को बनाया जाएगा तो उसका फ़ायदा देश के हर नागरिक को मिलेगा और विकसित भारत 2047 का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, उसको जल्द से जल्द हासिल किया जा सकेगा। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।